हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की और सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। और एनसीईआरटी की सीरीज का ये हमारा 5वां चैप्टर होगा। और इसका नाम क्या है, 5वें चैप्टर का क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ओके फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपको पता ही होगा और नहीं पता है तो जान लीजिए कि एनसीईआरटी जो है वो आपका बेस है और एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से आपको आना ही चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ओके, इसकी डिटेलिंग चलिए देख लेते हैं। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको जरूर इसको याद रखना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, कई बार पूछा जा चुका है। ओके, और ऋग्वेद की जो रचना है वो लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, शु और उक्त, उक्त माने कहा गया या बोला गया, और सु माने अच्छा या सुंदर। ठीक है, तो अच्छी तरह बोला गया सूक्त का मतलब होता है। ओके, आगे इसमें दिया हुआ है, ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के लिए, अग्नि, इंद्र और सोम। ओके, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम वनस्पतियों के अधिपति हैं या स्वामी हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है इसमें, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तीसरा कथन है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल एक, केवल एक दो, केवल दो तीन और एक दो तीन। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, केवल 2 और 3 सही है। ओके, क्या सही हो गया? यानी कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है एंड ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। ओके, तो ये दोनों ही सही हैं और पहला जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, चलिए आगे इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। ओके, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, इसलिए पहला कथन गलत हो गया क्योंकि उसमें सिर्फ पुरुषों की बात किया था, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं द्वारा भी किया गया है। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है, ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्राक संस्कृत है, सही था हमारा कथन, या वैदिक संस्कृत भी कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि उन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ था। ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं इनकी रचना ऋषियों द्वारा की गई है। ओके, और इसमें जो सूक्तों की जो रचना की गई है उसके रचयिता जो है वो मैक्सिमम जो है वो पुरुष थे, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं या सूक्तों की रचना जो है महिलाओं द्वारा भी की गई है, तो ये आपको याद रखना है। और ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो नदियां दी हुई है क्या? सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना एंड व्यास। कह रहा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 2, केवल 1 2 5, केवल 3 4 या 1 2 3 4 5। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, केवल 3 और 4। ओके, यानी कह रहा है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख सबसे कम किया गया है, तो 3 और 4। 3 और 4 क्या है? गंगा एंड यमुना, इन नदियों का उल्लेख जो है बहुत कम किया गया है और सबसे ज्यादा जो है सिंधु नदी का वर्णन है। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों व्यास, सतलज, वान्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ। याद रखिएगा, सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ। ओके, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? सिंधु है। ओके, सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करें तो सरस्वती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। अगर पूछे क्वेश्चन की सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? सिंधु है। एंड अगर पूछे सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, तो सरस्वती नदी। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भाषा दिया है एंड सूची 2 में भाषा परिवार दिया है। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। संस्कृत जो है वो किस भाषा परिवार से है? तो संस्कृत जो है ये आपका भारोपीय भारोपीय भाषा परिवार से है, यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार से। ओके, और अगर बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जो भाषा है, ये आपका
पूर्वोत्तर जो है ये आपका तिब्बत वर्मा भाषा परिवार से है, एंड मलयालम जो है ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है, एंड मध्य भारत की जो भाषा है ये आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए का 4 है एंड बी का 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट है, 4 3 2 1। ओके, चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। देखिए संस्कृत जो है ये आपका यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार से है, एंड पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो भाषा है ये आपका तिब्बत बर्मा भाषा परिवार से है। मलयालम जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार से है, एंड मध्य भारत की जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। ओके, चलिए आगे आइए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ओके, संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी एंड स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। ओके, जो भारोपीय भाषा परिवार कहलाती है, यानी भारत और यूरोपीय भाषा। ठीक है, भारत की कौन-कौन सी भाषा होगी? यहाँ पे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। और एशियाई भाषाएं कौन-कौन सी होगी? फारसी। और यूरोप की भाषा क्या हो गई आपकी? अंग्रेजी है, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश। ओके, तो इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे उदाहरण के लिए मात्र, मात्र जो है संस्कृत में कहा जाता है, और माँ हिंदी में कहा जाता है, और मदर अंग्रेजी में कहा जाता है। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें पूछ रहा है। ओके, कथन दिया है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, एंड इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थानीय या स्थायी सेना नहीं होती थी। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। ये गलत है, ऐसा नहीं है। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाहों या जहाँ पर जौ जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। ठीक है, यानी उपजाऊ भूमि, ठीक है, उपजाऊ भूमि के लिए ही लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ भाग, ठीक है, सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। ओके, इसलिए जो है कथन सी जो था वो हमारा गलत हो गया, क्योंकि उसमें कहा था क्या कि सरदार और पुरोहितों में केवल बांटा जाता था। ऐसा नहीं है, कुछ भाग सरदार रखता था और कुछ भाग पुरोहितों को दिया जाता था, और शेष जो बचता था वो धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, और कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। ओके, आगे इसमें दिया हुआ है, यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ओके, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस समय कोई भी स्थायी सेना जो है वो नहीं होती थी। ठीक है, स्थायी सेना की बात कर रहा है। ठीक है, अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते-जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों, पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, और कथन रिलेटेड किससे है? पुरोहित और राजा से रिलेटेड है। ओके, क्या कह रहा है? पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। ठीक है, कह रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा यस से कथन सही है? यहाँ केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कौन सा कथन सही है ना? तो ऑप्शन ए जो है, यानी केवल एक कथन सही है, यानी पुरोहित जो थे, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, पुरोहितों को कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ओके, ऋग्वैदिक काल के राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियां सीमित थीं। आभास होता है कि कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है,
कबीले की जो आम सभा होती थी, ठीक है, कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को वही चुनती थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द या नाम ऋग्वेद में मिलता या मिलते हैं? ओके, तो दिया हुआ क्या, पुरु जिसे जन या विष कहते थे, भरत जन या विष या यदु जन या विष, यानी कि ये सभी जन या विष कहलाते थे। ठीक है, पुरु भरत यदु। ओके, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन और एक, दो, तीन। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक, दो, तीन। ठीक है, यानी सभी सही हैं। चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों यानी जन और विष का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विष से ही निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भारत जन या विष या यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। यानी कि या आपसे या जन या विष की बात करता है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, या जन कहिए या विष कहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? ओके, आंसर इसमें जो है ऑप्शन क्या दिया हुआ है, शत्रु, विरोधी, अरि या दस्यु। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दस्यु कहते थे। ओके, आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार यहाँ से। ओके, आगे कह रहा है कि बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग इसका दासी होगा, शब्द का मतलब जो है वो क्या हो गया, गुलाम हो गया। ठीक है, उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। दूसरा कथन है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? यह है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एंड ना तो एक ना ही दो। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल दो जो है वो सही है। ठीक है, यानी कि कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं और कुछ जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं। ओके, चलिए इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण या यानी कि महा का मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। ठीक है, यानी बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था कब्र बनाने के लिए। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे। ये आपने एनसीईआरटी में ये फिगर बना हुआ देखा होगा, ये चित्र आपको बुक में मिल जाएगा। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में भी प्रचलित थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। ओके, याद रखिएगा, जो ये महापाषाण कब्र बनाने की जो प्रथा है वो दक्कन यानी दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में भी प्रचलित थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखिएगा। और कुछ महापाषाण जो है वो जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ जो है जमीन के भीतर भी होते हैं। इस तरह के महापाषाणी कब्रों को ताबूत, शवाधान या शिष्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इस प्रकार के जो कब्र बनाए जाते थे महापाषाणी कब्र, इनको क्या कहते हैं, ताबूत, शवाधान या शिष्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? कथन इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर या पत्थरों के बड़े चबूतरे, यानी ये महापाषाणी कब्रों की डिजाइन को बता रहा है, किस प्रकार से दफनाए जाते थे या कब्रें बनाई जाती थी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक, दो, केवल दो, तीन या एक, दो, तीन। ओके, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल एक और दो। ओके, यानी कि महापाषाणी कब्रों को जो है किस प्रकार से दर्शाया जाता था, एक तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर होते थे और दूसरा अकेला खड़ा हुआ पत्थर। ठीक है, कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें यानी कि बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है, ऑप्शन ए है काले लाल मिट्टी के बर्तन, या हरे नीले मिट्टी के बर्तन, या सुनहरे मिट्टी के बर्तन, या भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, काले लाल मिट्टी के बर्तन। ओके, डिटेलिंग है इसकी, इन कब्रों में सामान्यतः काली लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणी कब्रों में मिलती है। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा कथन सही नहीं है?
कथन क्या दे रहा है? महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं। ऑप्शन बी है कुछ महापाषाणी कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। एंड सी है कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। या डी है कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। ये आपका गलत है। चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। डिटेलिंग है इसकी। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है, यानी एक गरीब और एक अमीर। ओके, कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता, बड़ा सुराख होता था जिसे पोर्ट होल के नाम से जाना जाता था, ना कि उसे डेथ होल के नाम से जानते थे। ओके, इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो कब्र के अंदर प्रवेश करने का बड़ा रास्ता होता था या बड़ा सुराख होता था उसे पोर्ट होल कहते थे। पोर्ट होल, ओके, याद रखिएगा, पोर्ट होल कहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है भीमा, घोड़, सीना या नीरा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, घोड़ नदी। ठीक है, इसका डिटेलिंग है। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर लगभग क्या है, 3600 से 27 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो इनाम गांव है वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। ठीक है, आगे इसकी डिटेलिंग क्या है? यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लेटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर जो है वो उत्तर की ओर होता था। ठीक है, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। नेक्स्ट है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है खगोल, व्याकरण, चिकित्सा एंड गणित। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा भी गया है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। ठीक है, चलिए, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।